नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। नेता हो या सियासी दल पूरी कोशिश करते हैं कि जनता में गलत धारणा ना बने, गलत संदेश ना जाए और अच्छी इमेज बनी रहे। और सीएम नीतीश कुमार इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि वो 3C यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं करते हैं। ताजा मामले की अगर बात कर लें तो वो कार्तिक कुमार हैं, जो मंत्री बनते ही विवादों में घिर गए थे और आज 15 दिनों के भीतर उनका विभाग बदल दिया गया। संदेश साफ है कि सरकार की इमेज से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो बिहार की सियासी गलियारों में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि विधि मंत्री का विभाग बदल दिया गया है। कार्तिक कुमार को विधि विभाग से हटाकर गन्ना उद्योग विभाग में शिफ्ट करा दिया गया और उनकी जगह शमीम अहमद को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदलकर उन्हें कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। अभी हमने आपको बताया कि ये सरकार अपनी इमेज से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि अब कार्तिक कुमार को गन्ना एवं उद्योग विभाग दिया गया है। शमीम अहमद विधि मंत्री बनाए गए हैं और इसी बीच मंत्री बनते ही बता दें कि कार्तिक कुमार विवादों से घिर गए थे और यही वजह है कि विपक्षी दल के आरोप प्रत्यारोप की लगातार सिलसिले बढ़ते ही चले गए और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह अहम फैसला लिया कि उन्हें गन्ना एवं उद्योग विभाग सौंप दिया गया है। वो पहले कानून एवं विधि मंत्री थे। और शमीम अहमद अब बिहार के नए विधि मंत्री बनाए गए हैं। पहले वो गन्ना मंत्री थे और न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रात में सोते वक्त वो गन्ना मंत्री थे और सुबह जब जागे तो विधि मंत्री हो गए। कल देर रात जब बिहार के गन्ना मिनिस्टर शमीम अहमद जब सोए थे तो गन्ना मिनिस्टर के तौर पे सोए थे, लेकिन जैसी नींद खुली बिहार के लॉ मिनिस्टर बन गए। इस वक्त हमारे साथ बिहार के नए लॉ मिनिस्टर शमीम सर हैं। शमीम जी, रात में सोए तो आप कुछ और मंत्री थे, सुबह नींद खुली तो कुछ और मिनिस्टर, कैसे हो गया ये सब? ये मैं तो सुबह जगता हूँ तो सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं चिड़ियाखाना जाता टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैं मॉर्निंग वॉक में ही टहल रहा था तो न्यूज़ पे चला। तो अभी तक तो हमको आधिकारिक रूप से पता नहीं है। मैं सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और कार्तिक कुमार के विभाग बदलने पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कैबिनेट से हटाना चाहिए था। वहीं आरजेडी ने सरकार का बचाव किया है। ये दबाव में फरार विधि मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाने का प्रयास नहीं किया। उनकी हिम्मत नहीं थी हटाने की। उन्होंने बदल करके जनता का आय वास करने का काम किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माननीय मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदला है, ये उनका विशेषाधिकार है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडल के अपने साथी मंत्रियों को विभाग आवंटित करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और नीतीश कुमार जी ने अपने साथी दलों के साथ विचार विमर्श करके अगर अपने इस विशेषाधिकार का उपयोग किया है तो ये बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वहीं कार्तिक कुमार के विभाग बदलने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये सीएम का विशेषाधिकार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसका विभाग कौन तय होगा ये तो, और मंत्री परिषद में शामिल होना दल के द्वारा किसी का नामित होता है। विभाग बदलना, विभाग कौन सा रहेगा, इसकी अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है। और चलिए अब आपको इस पूरी खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और अब यहां समझना ये बेहद जरूरी है
कि मंत्री बनने से 15 दिनों के भीतर ही कार्तिक कुमार का विभाग आखिर क्यों बदल दिया गया। दरअसल मंत्री बनते ही कार्तिक कुमार विवादों में घिरे थे और मंत्री बनते ही कार्तिक कुमार पर विवाद गहरा गया था। कार्तिक कुमार के खिलाफ दरअसल वारंट जारी कर दिया गया था और कई तरह के मामले सामने आए थे। मीडिया रिपोर्टों में ये बात सामने आई कि जिस दिन कार्तिक कुमार को सरेंडर करना था वो उस दिन राजभवन में शपथ ले रहे थे। कार्तिक कुमार के शपथ लेने पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठे और बाद में मंत्री कार्तिक कुमार ने अपनी सफाई भी दी थी। उनकी ओर से दी गई सफाई में यह बताया गया कि 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत की बात सामने आई थी। वहीं सीएम ने आरोपों की जानकारी नहीं होने की बात सामने रखी थी। कार्तिक कुमार पर क्या कुछ आरोप है, इसकी भी पूरी जानकारी आप ले लीजिए। कार्तिक कुमार साल 2014 के एक अपहरण मामले में आरोपी हैं और आरोप यह है कि वो बाहुबली नेता यानी कि अनंत सिंह के साथ बेटा में राजू सिंह के अपहरण के लिए वो गए थे और यही आरोप उन पर लगे हैं। इसी मामले में बेटा में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और एफआईआर में कार्तिक कुमार को आरोपी भी बनाया गया। कार्तिक कुमार ने अपने हलफनामे में इस बात की जानकारी पहले से ही दे रखी है। दानापुर कोर्ट ने 1 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने की बात सामने रखी है और तमाम आरोपों और विवादों के बावजूद कार्तिक कुमार की कुर्सी बची हुई है, सिर्फ विभाग बदला है। बताया जा रहा है कि कार्तिक कुमार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। कार्तिक कुमार अनंत सिंह के भी करीबी हैं और तमाम आरोपों के बावजूद कार्तिक कुमार मंत्री बने और तमाम आरोपों के बावजूद उनकी कुर्सी आज भी बची हुई है। अब वो विधि मंत्री ना सही लेकिन गन्ना उद्योग मंत्री तो जरूर है। सीएम नीतीश कुमार को भी समझ लीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने अपनी छवि खुद बनाई और उसके प्रति वो बेहद सजग और सचेत भी रहते हैं। याद करिए साल 2020 की वो घटना, सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री यानी कि मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया था। नैतिकता को इस्तीफा का आधार भी बनाया गया था और मेवालाल पर सहायक प्रोफेसर और वैज्ञानिकों की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। नियुक्ति में कई स्तरों पर गड़बड़ी भी की गई थी और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में ये गड़बड़ियां हुई थी। मेवालाल चौधरी विश्वविद्यालय में कुलपति रहते थे और अपनी पार्टी के मंत्री को भी हटाने में सीएम ने तनिक भी देर नहीं की। तो इससे स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने परसेप्शन, अपनी इमेज को लेकर कितनी ज्यादा संवेदनशील है। और अब बात पटना में एक दूसरे सियासी हलचल की कर लेते हैं। दरअसल तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर आज पटना पहुंच रहे हैं, जहां वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उनकी मुलाकात डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव से भी हो सकती है। केसीआर गलवान के शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक सौंपा जाएगा। हालांकि बिहार के सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात की कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का चेहरा बनने की ओर अग्रसर हैं और माना यह जा रहा है कि इससे पीएम की रेस में सीएम नीतीश कुमार का नाम और ज्यादा आगे बढ़ेगा। हालांकि सीएम नीतीश कुमार को अभी तक कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल पाया है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की ओर से नीतीश कुमार को समर्थन मिलने लगा है। केसीआर से पटना दौरे के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी होगी और तीसरे मोर्चे की ओर से नीतीश कुमार के नाम को आगे किए जाने की पूरी संभावना है। बिहार के सियासत के साथ साथ देश के सियासत के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से आज का दिन इस वजह से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पटना पहुंचने वाले हैं। और वजह तो ये बताई जा रही है कि जो सिकंदराबाद में दुर्घटना घटी थी जिसमें बिहारी श्रमिकों की मौत हुई थी, उसके परिवार वालों को अनुदान राशि तेलंगाना सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे बिहार के जवान, उनके परिवार वालों को भी राशि दी जाएगी तेलंगाना सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बाद 3 बजे के आसपास नीतीश कुमार, केसीआर और तेजस्वी यादव की एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है और इस बैठक पर निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि चर्चा ये भी है कि मिशन 2024 को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत केसीआर से मुलाकात के बाद होनी शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जब बिहार आएंगे और नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से बंद कमरे में उनकी जो राजनीतिक मुलाकात होने वाली है उसमें क्या कुछ निकला ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार और केसीआर की इस मुलाकात पर देश की सियासी निगाहें टिक गई हैं।
कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो मुलाकात तो सिर्फ बहाना है और मोदी पर निशाना है। सीएम नीतीश पीएम पद के दावेदार हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उन्हें इस पद का दावेदार बता चुके हैं। जेडीयू के कई नेता भी पहले ही उनकी इस दावेदारी को सामने रख चुके हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार के लायक हैं और इस बात की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में कई दफे हो चुकी है। कई क्षेत्रीय दल भी इस बात का संकेत पहले ही दे चुके हैं और नीतीश के नाम पर यह समर्थन भी मिल रहा है। केसीआर सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात करेंगे और मुलाकात में जरूर से इस दावेदारी पर बातचीत भी होगी, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल केसीआर कई मुद्दों पर पीएम मोदी का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी केसीआर के निशाने पर आ गई है। बीजेपी केसीआर के निशाने पर आने के बाद टीआरएस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है और तेलंगाना में बीजेपी की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार पीएम मोदी तेलंगाना आ रहे हैं, केसीआर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और टीआरएस बौखलाई हुई है। टीआरएस को सत्ता जाने का डर सता रहा है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी और भी ज्यादा इसीलिए तेज हो गई है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस केसीआर मुलाकात से कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर जेडीयू बेहद उत्साहित है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि केसीआर के आने से जेडीयू काफी ज्यादा उत्साहित है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि देश स्तर पर हमारे नेता को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खोजा जा रहा है। एक उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं और मैंने देखा है कि अभी जो हमारे महागठबंधन की सरकार बनी है और महागठबंधन को लेकर इतने सारे लोगों जगह से पत्र आ रही है, प्रशंसा पत्र आ रही है, बधाई लोग दे रहे हैं। कई स्टेट के लीडर ने पत्र लिखा है, हमारे ही प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से हमारे पास भी बहुत सारे पत्र आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पत्र आया है फोन से। उन्होंने स्पष्ट उन्होंने कहा भी है कि कई राज्य के लोग जो है उनसे संपर्क स्थापित किया है और लोगों ने डिमांड किया है आने का। और उधर केसीआर के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्षी एकता का ताजा कॉमेडी शो है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है इस वक्त वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्षी एकता का ताजा कॉमेडी शो है। टीआरएस भी आरजेडी की तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई परिवारवाद की पार्टी है और तेलंगाना में वो जनाधार खो चुकी है। तो ये बातें सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से की है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि टीआरएस भी आरजेडी की तरह ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई परिवारवादी पार्टी है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के कई जिलों में खाद की किल्लत देखी जा रही है। किसान खाद के लिए घंटों कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि विभाग खाद की कमी का ठीकरा लगातार केंद्र सरकार पर फोड़ रहा है। लेकिन आज खाद यूरिया को लेकर जो खुलासा न्यूज 18 करना जा रहा है, यकीन मानिए आप यही कहेंगे ये तो खाद के घोटाले हैं। तो देखिए पटना से हमारे संवाददाता अमित कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कतार में खड़े ये लोग किसान हैं। वो किसान जो अपने खून पसीने से अपने खेतों में आपके और हमारे लिए फसल उपजाते हैं। चिलचिलाती धूप हो या हाड़ कपकपाती ठंड या मूसलाधार बारिश, सभी मौसम में ये किसान अपने खेतों में हल चलाकर खाद बीज लाकर देशवासियों के लिए फसल उपजाते हैं। तब जाकर आपके घर और हमारे घर में भोजन बनता है, पेट भर हम लोग खाना खा पाते हैं। लेकिन यही किसान आजकल यूरिया की कमी के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। डीपीए रेट पर यूरिया पाने के लिए घंटों इसी तरह कतार में खड़ा रहते हैं। कुछ खुशनसीब किसानों को यूरिया मिल जाती है तो कुछ खाली हाथ अपने खेत लौट जाते हैं। कृषि विभाग का कहना है कि बिहार को केंद्र की तरफ से उतनी यूरिया नहीं मिल पा रही है जितनी जरूरत है। कृषि मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार की उदासीन रवैये के कारण किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उत्पादक कहिए, सप्लायर कहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या ज़रूरत होगा इसमें आयात की, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें एजेंसी है। बिहार के हिस्से का फर्टिलाइज़र नहीं मिला, यही सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में कि हमारी खेती इतने, एक तो हम सूखा से प्रभावित हैं और बची हुई खेती को कैसे बचाएं। जो मात्रा में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है वो फर्टिलाइज़र हमको केंद्र सरकार से मिल नहीं रहा है।
अब जरा इन दो दस्तावेज को देख लीजिए जो कृषि विभाग की तरफ से ही तैयार किया गया है। एक 27 अगस्त का है तो दूसरा 29 अगस्त का। कृषि विभाग के इस ऑफिशियल रिकॉर्ड के इस दस्तावेज में महज 2 दिनों के अंतराल पर बड़ी गैप नजर आ रही है। 27 अगस्त को जहां पटना समेत पूरे बिहार में 1,19,238 क्विंटल यूरिया सरकारी स्टॉक में था, वो महज 2 दिन बाद अचानक से बढ़कर 1,20,389 क्विंटल हो गया। जबकि किसानों को की गई यूरिया की आपूर्ति में न कोई कमी आई और न ही बढ़ोतरी हुई। बात यही खत्म नहीं होती। कृषि विभाग की कलाकारी या यूं कहें कि चालबाजी इससे भी कई कदम आगे नजर आ रही है। दरअसल कृषि विभाग की तरफ से तैयार किए गए इस सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो एक और तस्वीर नजर आती है। दरअसल नेपाल से सटे कई ऐसे जिले हैं जहां 100% से लेकर 112% तक यूरिया की आपूर्ति बताई गई है। आइए अब जरा उन जिलों पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। पूर्वी चंपारण 100%, सहरसा 111%, सुपौल 100%, मधेपुरा 110%, पूर्णिया 112%, कटिहार 110%। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां 100% के करीब करीब यूरिया की आपूर्ति बताई गई है। बक्सर 94%, गया 91%, पश्चिमी चंपारण 92%, वैशाली 96%, शेखपुरा 92%। कृषि विभाग की तरफ से यूरिया की आपूर्ति से जुड़े इस आंकड़े में की गई कालाबाजारी को लेकर जब न्यूज 18 ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से पूछा तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जो अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे आंकड़ों की हेराफेरी में, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग बराबर नज़र इसको बनाए हुए हैं कि जो भी पकड़े जाएंगे वो अधिकारी हों या जो फर्टिलाइजर की कंपनियां हों या उसके होलसेलर हों, हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का यह बयान और कृषि विभाग की तरफ से हाल ही में राज्य में यूरिया की आपूर्ति और स्टॉक को लेकर तैयार की गई यह रिपोर्ट इस बात को पुष्ट कर दिया है कि बिहार में खाद की लगातार कालाबाजारी हो रही है और वो भी अधिकारियों के संरक्षण में। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कब तक इस मामले में दोषी अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में खाद की किल्लत का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि बेतिया में अजीबोगरीब मामला सामने आया। लोगों को यूरिया, छाता और मच्छरदानी खरीदने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर अगले 3 दिनों में व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। अभी 1 महीने भी नहीं बीते हैं और बिहार सरकार के भ्रष्ट तंत्र की अद्भुत व्यवस्था देख रहा हूं। मेरे जिले में किसानों को खाद खरीदने में कहा जा रहा है कि आपको यूरिया तभी मिलेगा जब आप मच्छरदानी खरीदेंगे, जब आप छाता खरीदेंगे, और इस तरह से करके किसानों से 500 रुपये, 600, 700 रुपये तक वसूला जा रहा है। पता करने पर पता लगता है कि हम क्या करें, यह कृषि पदाधिकारी और होलसेलर्स के द्वारा जबरदस्ती हमारे साथ किया गया। हम सब 3 दिन के लिए बिहार सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर 3 दिन में व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई, अगर किसानों को यह मजबूर किया गया कि आपको यूरिया के साथ फलना चीज जरूर खरीदना है, नहीं तो आपको यूरिया नहीं मिलेगा, इस तरह की धांधली केवल बिहार में हो रही है। 3 दिनों में इसको रोक लगाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे बिहार में बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। और खबर गोपालगंज से, जहां शराब तस्करों को पकड़ने के लिए उत्पाद विभाग की पुलिस को नदी में उतरना पड़ रहा है। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की सुंदरपुर दियारा क्षेत्र की है, जहां ड्रोन से शराब तस्करों के अड्डों को चिन्हित कर चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। गंडक नदी के पानी में उतरे इन पुलिसकर्मियों को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये मछुआरे हैं और मछली मारने के लिए पानी में उतरे हैं, बल्कि ये उत्पाद विभाग की टीम के जवान हैं जो चुलाई शराब की भट्टियों को ढूंढने के लिए पानी में उतरे हैं। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गंडक नदी का ये इलाका है और यहाँ नाव ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जवानों ने पानी में तैरकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। छापेमारी में 2000 किलो गुड़ का पाश नष्ट किया गया।
कुएं के आकार में गड्ढा खोदकर रखी गई शराब को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहे, वहीं इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। थाना अंतर्गत सुंदरपुर दियरा है, उसी में आज सुबह छापामारी की गई थी दियरा में। तो जाने का रास्ता नहीं था बारिश में, और नदी में पानी बढ़ने के कारण जो नीचे वाला सतह है उस पर पानी जमा हो गया था। तो एक्साइज के सिपाही जो हैं वो लोग तैर के उस पर जाके और उसका जो विनष्ट किए हैं, गुड़ का पास जो होता है वो लगभग 2000 केजी है, और एक भट्ठी था और चुलाई बनाने का जो सामान होता है उपकरण उसको। और शराबबंदी वाले बिहार में करोड़ों की जब्त शराब पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के सबैया हवाई अड्डा के पास हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। अगस्त महीने में हथुआ अनुमंडल के 8 थानों में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जेसीबी चलवाई गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 9100 से ज्यादा देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवाकर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमीन दोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इस कोर्ट के साथ ही डीएम को भी सौंप दिया गया है। देखिए, शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस का जो अभियान है वो हर स्तर पर चल रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए हैं और बहुत इसी माह लगता है कि 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और जो शराब पकड़ी जा रही है उसको यथाशीघ्र एक्ट में ही लिखा हुआ है कि उसको तुरंत विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई जाए, ताकि थानों में जो जगह है अनावश्यक रूप से ना घिरी रहे और इसके साथ ही साथ कोई शराब का दुरुपयोग भी ना करे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।